नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक दिलचस्प बहस चालू हुई तो है 2 तारीख से और आज हो रही है 8 तारीख, एक हफ्ता हो गया है। 2 तारीख जिस दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन रहता है और जिस दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन रहता है, दोनों एक ही दिन 2 अक्टूबर को पड़ता है। उस दिन शुरुआत हुई भाजपा की एक नई सांसद हैं कंगना रनौत, उनके एक बयान से शुरुआत हुई। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, किसी राष्ट्र का कोई पिता नहीं हो सकता, राष्ट्र के लाल हो सकते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर शुभकामना, बधाई, जो भी उन्होंने लिखा हो। गांधी जयंती को लाल बहादुर शास्त्री और गांधी को आमने सामने खड़े करने की कोशिश कई लोग करते हैं। कई लोग लिखेंगे कि गांधी जयंती की शुभकामना लिखी, बधाई लिखी, क्या लाल बहादुर शास्त्री के बारे में लिखा। बहुत से लोग जो गांधी को नीचा भी दिखाना चाहते हैं, वो भी लाल बहादुर शास्त्री को एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री बहुत अच्छे इंसान थे, एक काबिल प्रधानमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, बड़े हौसले वाले, बहुत ईमानदार, बहुत सादगी से जीने वाले थे। उनके नाम के साथ किसी तरह का कोई लांछन जुड़ा हुआ नहीं था। उनका बड़ा सम्मान है देश में, कोई उनके सम्मान में कमी नहीं रहती। लेकिन बार बार किसी को गांधी के मुकाबले जब आप खड़ा करते हैं तो लोगों को थोड़ा अटपटा लगने लगता है कि क्या सचमुच गांधी को नीचा दिखाने के लिए शास्त्री का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा कि कंगना रनौत ने अभी किया। आपको ध्यान होगा, पिछली बार जब कंगना रनौत ने एक उटपटांग सा बयान दिया था, कुछ हफ्तों के भीतर दूसरी बार, उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर कंगना रनौत ऐसी बात कहना जारी रखती हैं, ऐसे उटपटांग बयान उनके आते रहेंगे, तो शायद भाजपा की उनको एक मौन सहमति मानना चाहिए उसको, ऐसा मैंने कहा था उस वक्त। फिर उन्होंने कह दिया, गांधी जयंती के दिन गांधी को नीचा दिखाने की कोशिश की। गांधी खुद तो बोल के गए नहीं थे कि मुझको राष्ट्रपिता बनाओ। जिसने भी बनाया हो, किसी ने उनका राष्ट्रपिता का दर्जा कहीं बदलने की कोशिश नहीं की। भाजपा की अगुवाई वाली सरकारें भी रही, खालिस भाजपा की सरकार भी है 10 साल से, तीसरा कार्यकाल चल रहा है। मोदी सरकार का मुखिया हैं वो निर्विवाद। कभी ये बात नहीं हुई कि गांधी से राष्ट्रपिता का तमगा हटाया जाए। गांधी की ढिला दिलचस्पी नहीं रही होगी कि उनको कोई राष्ट्रपिता कहे। उनको लोग प्यार से और सम्मान से बापू कहते थे। उनके नाम के साथ को कोई श्री और जी ये लगाने का भी कोई सिलसिला नहीं चला। कभी लोग गांधी कहकर बात करते हैं, उनका सम्मान बहुत है गांधी कहने में। ठीक वैसे ही जैसे हम राम कहते हैं, हनुमान कहते हैं, उनके नाम के साथ कोई श्री या जी लगाने की जरूरत नहीं रहती। उनका नाम अपने आप में सम्मान है। ऐसा ही गांधी का था। गांधी का नाम गांधी कहते थे लोग, बापू कहते थे। लेकिन 2 चीजें हुई। 2 तारीख को कंगना रनौत का सुबह सुबह ट्वीट आया और अभी 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में आए हुए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, इन्होंने ये कहा कि गांधी को राष्ट्रपिता कहना गलत है। उन्होंने कहा राष्ट्र का कोई पिता नहीं हो सकता, खासकर भारत जैसे राष्ट्र का, जो कि गांधी के पैदा होने के भी बहुत पहले से चले आ रहा है। भारत है, देश है। उन्होंने कहा पाकिस्तान का कोई राष्ट्रपिता हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का जन्म हुआ था 14 अगस्त 1947 को। भारत की आज़ादी के दिन के एक दिन पहले पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, स्थापना दिवस है पाकिस्तान का। उसके उस वक्त के सबसे बड़े नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम कहते हैं उनको। उनको तो राष्ट्रपिता वहाँ पे माना जा सकता है, उनको मानना हो पाकिस्तानियों को। तो हिंदुस्तान तो गांधी के बहुत पहले से देश चले आ रहा है। तो जो सैकड़ों हजारों बरस से भारत चले आ रहा है, उसमें बाद में पैदा होने वाले किसी को पिता कैसे मान लिया जाए। कि राष्ट्रपिता नाम की कोई चीज हमारे यहाँ नहीं है। राष्ट्रपिता नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि
जो भारत है ये कब से है कोई नहीं जानता है, इसका जन्मदान देने वाला कोई नहीं। एक बात। दूसरे, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के कायदे आजम वहां के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना बने, क्योंकि वो नया जन्मा था। लेकिन भारत तो पहले से था, भारत को किसी ने नहीं जन्माया, इसलिए कोई भी राष्ट्रपिता की पदवी पर यहाँ पर प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता है। लोग अफवाह फैलाते हैं, मोहनचंद करमचंद गांधी के बारे में कहते हैं कि वो राष्ट्रपिता हैं। वो राष्ट्रपिता नहीं हो सकते, क्योंकि अगर राष्ट्रपिता होंगे तो उनसे प्रश्न बनता है कि बताओ किस राष्ट्र को तुमने जन्म दिया। अगर भारत राष्ट्र को जन्म दिया तो भारत राष्ट्र में तो तुम जन्मे थे, वो तो तुम्हारे जन्म से पहले से था, तो तुमने क्या जन्माया? तो जब तुमने कुछ जन्माया ही नहीं तो पिता कैसे बन जाओगे? तो इसलिए मोहनचंद करमचंद गांधी राष्ट्रपिता नहीं है। एक काबिल वकील की तरह ये तर्क शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ये तर्क सही है। मेरी वैसे भी तंगों में कोई ज़्यादा यकीन मेरा रहता नहीं है। गांधी को कोई ज़रूरत भी नहीं है राष्ट्रपिता कहलाने की, और राष्ट्र की अभी जो हालत है उसको देखते हुए गांधी इसका पिता बनने से मना भी कर देते अगर आज उनसे पूछा जाता तो। इसके साथ साथ एक दूसरी चीज और उठाई है अविमुक्तेश्वरानंद ने। उन्होंने कहा है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। दो मुद्दे हैं आज की इस बातचीत के। गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए इसलिए उन्होंने कहा है कि गाय का कटना बंद हो। उन्होंने बड़े खुलासे से कहा, कल भी कहा है, पहले भी कह चुके हैं कि हिंदुस्तान से जितना बीफ निर्यात होता है, निर्यात होने वाले उतने बीफ को देखते हुए क्या कोई कह सकता है कि ये मोदी की सरकार है? मोदी प्रधानमंत्री बने तो उम्मीद की जा रही थी कि हिंदुस्तान से बीफ बाहर जाना बंद होगा, गाय का कटना बंद होगा, गाय के काटने पे देश भर में रोक लगाई जाएगी, लेकिन वो नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूँगा, जिस ज्योतिष पीठ के ये शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, इनके गुरु जो थे जिनके साथ में ये रहते थे चलते थे, उनके गुजरने के बाद इनकी बारी आई शंकराचार्य बनने की। वो थे स्वरूपानंद सरस्वती। बड़े लंबे समय तक वो शंकराचार्य रहे, उनकी खूब मान्यता थी। उनको कुछ लोग राजनीतिक रुझान की वजह से कांग्रेसी शंकराचार्य भी कहते थे। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी हाल ही में गुजरे हैं वो। तो उनको कांग्रेसी शंकराचार्य कहा जाता था। वो कांग्रेस की विचारधारा के आधार पर बात करते थे, कांग्रेस का समर्थन करते थे, चुनाव में कांग्रेस को मदद कैसे मिले इसको देखते थे। इसमें कोई दबी छुपी बात नहीं थी। उनका रुख रुझान कांग्रेस के पक्ष में था। कांग्रेस की जिनको टिकटें मांगनी रहती थी वो भी उनके पास जाते थे। उनके किसी बहुत करीबी को कांग्रेस का मेयर बनते हुए भी लोगों ने देखा था और कुछ तरह की चर्चाएं भी होती थी। मैं उस पर अभी जाना नहीं चाहता हूँ। ये उनके वारिस हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। ये थोड़े समझदारी की, थोड़ी प्रगतिशीलता की बातें भी करते हैं। ये एकदम धर्मांध, कट्टर, सांप्रदायिक उस किस्म के नहीं हैं। मैंने इनको कुछ महीने पहले, हमारा YouTube चैनल नया नया शुरू हुआ था, साल भर पहले की बात होगी, तो हमने जाकर इनको, चूँकि ये तो स्टूडियो में आ नहीं सकते थे, हम ही को मुश्किल से समय मिला था, तो जहाँ पर इनका प्रवचन होना था, सम्मान होना था जिस परिवार में, वहाँ जाके हमने इनका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, हमने पोस्ट भी किया था YouTube पर। इन्होंने गाय को राष्ट्रमाता बनाने की मांग की है और ये पूरे देश में अभियान पे निकले हैं। गाय को राष्ट्रमाता बनाने का अभियान, ये कह रहे हैं कि हर पार्टी, हर नेता से मांग करो, जो चुनाव लड़ने आए उससे मांग करो कि लिख के दे कि गाय को राष्ट्रमाता बनाना है। अब क्या होगा गाय को राष्ट्रमाता बनाने से, मैं ये सोचता हूँ। अभी अभी महाराष्ट्र की सरकार ने, जिसमें बीजेपी और शिवसेना का शिंदे गुट है, ये दो लोग हैं, मिली जुली सरकार है, उसने घोषित किया है गाय को राज्य माता। अब मुझको अगर ठीक याद पड़ता है तो महाराष्ट्र में
शिवाजी की माँ जो हैं उनको राजमाता कहा जाता था लंबे समय से। अब ये राज्य माता कर दिया है इन्होंने वहाँ पे गाय को। मैं नहीं जानता कि शिवाजी को मानने वाले लोगों के मन में राजमाता और राज्य माता को लेके वहाँ कोई सुगबुगाहट है या नहीं है। कम से कम मैं भड़काना नहीं चाहता महाराष्ट्र के लोगों को, मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र ने गाय को राज्य माता घोषित अभी अभी किया है। मेरे दिमाग में कुछ और बात थी। मैं बड़े लंबे समय से एक बात लिखते आ रहा था कि भारत में शेर को क्यों राष्ट्रीय पशु बनाया गया है, जो कि जिससे इंसानों को क्या मिलता है शेर से। शेर जो है इंसान को कभी कभी खा भी लेता है। शेर से न दूध मिलता, न उसका गोश्त मिलता, न कुछ मिलता, इंसान को कुछ भी नहीं मिलता। तो शेर को राष्ट्रीय पशु क्यों बनाया गया है, ऐसा सवाल मैं बहुत 20-25 साल से उठाते आया हूँ। और उसका एक समाधान मेरे नज़र में जो था वो ये था कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना चाहिए, क्योंकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा गाय के दूध को पीकर बड़ा होता है। हिंदुस्तान के जितने खेत हैं ट्रैक्टर आने के पहले तक वो गाय के बछड़े से बनने वाले बैल से जोते जाने वाले हल से खेती होती थी। आज भी छोटे छोटे खेतों में, छोटे छोटे गांवों में जहां ट्रैक्टर आर्थिक रूप से वाइबल नहीं है, वहां पर बैल और हल से ही जोता जाता है खेत। तो ये अभी बंद नहीं हुआ है, अभी तक चलता है। यहाँ पे बैलों का इस्तेमाल चलता है। अब दिक्कत होते जा रही है। एक वक्त ये था कि गाय, बैल, बछड़ा, बछिया, सांड जो बीमार हो जाएं उसको बेच देते थे लोग, बिना ये समझे कि बेचने के बाद इनका क्या होगा। जाहिर तौर पर जब उनका कोई इस्तेमाल नहीं रह जाता है तो उनको ले जाकर किसी कसाई को बेच दिया जाता है। कसाई से आप किसी धर्म की कल्पना मत कीजिएगा। इस देश से बीफ एक्सपोर्ट करने वाली बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिनके नाम तो मुस्लिम नाम रखे गए हैं, मालिक हिंदू हैं उनके। हिंदू मालिकों ने बीफ एक्सपोर्ट करने की अपने बड़े बड़े कारखानों का नाम मुस्लिम नाम रख दिया है। ये एक अलग बात है कि अगर आप भजिया समोसा भी बेच रहे हैं यूपी या उत्तराखंड में, तो आपको वहाँ अपना नाम लिखना है। मालिक जो है ठेले का, होटल का, उसको अपना नाम लिखना है। कर्मचारियों का नाम लिखना है, किस जात धर्म के कर्मचारी वहाँ काम करते हैं, वो एक अलग बात है। अभी यूपी सरकार ने ये नियम नहीं बनाया है कि जो बीफ एक्सपोर्ट करने वाले बड़े बड़े कारखाने यूपी में हैं उसके मालिक भी अपना नाम लिखें कंपनी के नाम के साथ कि क्या है मालिक का नाम। उसके भी दरवाजे पे लिखा रहे कि कौन कौन से हिंदू, कौन कौन से मुस्लिम नाम वाली कंपनियों के मालिक हैं। तो मैं लंबे समय से ये वकालत करते आया था कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देना चाहिए। अभी पिछले 2-3 साल से मुझको लगने लगा कि मेरी बात शायद कुछ लोगों को अटपटी लगेगी, क्योंकि वो गाय को पशु मानने को तैयार नहीं है। वो गाय को माता मानते हैं। मुझको कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसको माता मानना है मानो, उसको अपने घर लेके जाओ, घर पे सम्मान रखो माँ की तरह का। हालांकि आज वृद्धाश्रम बढ़ते चले जा रहे हैं, हर शहर कस्बे में बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो असल में जो माँ है जिसने पैदा किया है उनको वृद्धाश्रमों में भेजा जा रहा है। कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं, मेरा मौलिक सवाल नहीं है, कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि जब चारों तरफ जय माता दी का नारा गूंज रहा है तो वृद्धाश्रमों की वो माताएं किसकी माता हैं? ये नारा कौन लगा रहे हैं? वृद्धाश्रमों में किसने भेजा हुआ है अपनी माताओं को? क्या वो भी ये नारा लगाते हैं? क्या वो भी जाकर देवी की पूजा करते हैं? ऐसे कई तरह के सवाल उठते हैं। लेकिन मैं तो यही कहता था कि मेरे जैसे करोड़ों लोग हिंदुस्तान के, दसियों करोड़ लोग गाय का दूध पीकर बड़े हुए हैं, गाय के दूध से बने हुए सामान खाते पीते हैं, गाय के दूध का घी इस्तेमाल करते हैं, कई तरह से इस्तेमाल होता है। गाय की औलाद जो है जिसमें बैल बना के उसको खेतों में जोता जाता है हल में, उसकी वजह से अनाज होता है। लेकिन अब मुझको लगता है कि मुझको गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की बात ख़त्म कर देना चाहिए। उसको पशु मानने को लोग तैयार नहीं हैं।
लोग उसको माता ही मानने पर उतारू हैं। अच्छी बात है, माता मान रहे हैं तो अपने घर ले जाके रखेंगे। घूरे पे दिखेगी अगर गाय, नालियों में घूरे पे खाते हुए दिखेगी, जिसके पेट में 30-40 किलो तक पॉलीथीन इकट्ठा हो जाता है, ऐसी गाय को अपने घर लेके जाएंगे लोग, वहाँ खिलाएंगे पिलाएंगे। अच्छा है, गाय का भला होगा, मुझको कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता भी नहीं किसी भी जानवर को कसाई घर भेजें, मैं शाकाहारी व्यक्ति हूँ, तो मुझको किसी भी जानवर को, पंछी को, मछली को कटते देखना अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन सवाल ये है कि लोग माँ मानने पे उतारू हैं, लेकिन चाहते हैं कि उसके लिए कोई वृद्धाश्रम बनाए सरकार, वहाँ पे रखा जाए गाय को। कैसे रखा जाएगा? आज सड़कों पे जानवर, मवेशी पूरे छत्तीसगढ़ में चारों तरफ फैले हुए हैं, बाकी देश में भी ऐसा ही हाल होगा। हाईकोर्ट लाठी लेकर पड़ा हुआ है सरकार के पीछे कि सड़कों से जानवरों को हटाओ, एक्सीडेंट हो रहे हैं इनके कारण से। सरकार कर नहीं पा रही है कुछ भी। अभी अदालत में एक रिपोर्ट पेश हुई है कि छत्तीसगढ़ के नगर निगम, नगर पालिकाओं के पास इन जानवरों को हटाने की, कहीं पे रखने की कोई योजना नहीं है, ऐसा हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश हुई है। तो आप राष्ट्रमाता बना दोगे, अच्छी बात है, आप बना दो। शंकराचार्य बोल रहे हैं, जानकार हैं, बना देना चाहिए। आप राष्ट्रमाता को रखोगे कहाँ पे? सड़कों पे रखोगे, जहाँ पे एक ट्रक आती है तो 10, 15, 20 राष्ट्रमाताएं जो हैं वो कुचल के मर जाती हैं। तो आप क्या करोगे? आप राज्य में छुट्टी रखोगे, 1 दर्जन से ज़्यादा राज्य माता कुचल के मर गई तो, राष्ट्रमाता मर गई तो क्या राष्ट्र में आप छुट्टी रखोगे? क्या करोगे? क्या इसके लिए अलग से सजा का प्रावधान होगा? जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर, उसको मारने वालों के लिए अलग सजा है। मोर के पंखों का कारोबार भी नहीं हो सकता। अब सवाल यह है, मोर के पंखों का कारोबार नहीं हो सकता, राष्ट्रीय पशु शेर मरता है तो उसकी चमड़ी, उसका नाखून, उसके दांत, उसके मूंछ के बाल, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसको जलाना पड़ता है नियम कायदे से। वन विभाग के अफसर जलाते हैं उसको, शेर को। तो राष्ट्रमाता बनाने के बाद गाय का क्या होगा? गाय मरेगी तो उसको दफनाया जाएगा क्या? वो कौन से धर्म के हिसाब से ठीक होगा? क्या उसको जलाया जाएगा? उसके लिए फिर कितनी लकड़ियां लगेगी? कौन करेंगे जलाने का काम? जो भक्त हैं, जो पुत्र हैं गाय के, वो लोग लेके जाएंगे कि ये म्युनिसिपल और सरकार के ऊपर आएगा। फिर सवाल ये भी उठेगा कि गाय के सींग, गाय के खुर, गाय का चमड़ा मर जाने के बाद, प्राकृतिक मौत के बाद, इन सब का इस्तेमाल होता था, गांधी के समय से होते आया है, इनका इस्तेमाल होता था। तो अब जब राष्ट्रमाता बन जाएगी गाय तो इन चीज़ों का क्या होगा? क्या राष्ट्रमाता के मरने के बाद उसे पंच तत्वों में विलीन किया जाएगा हिंदू धर्म की भावना के हिसाब से, या सुपुर्दे खाक किया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, दफन कर दिया जाएगा? क्या किया जाएगा राष्ट्रमाता के? ये सवाल उठेंगे। और चूंकि अभी ये मांग बड़ी हो रही है राष्ट्रमाता की, इसलिए मैं ये सवाल उठा रहा हूँ। अभी हमने देखा एक आदमी को राष्ट्रपिता बना दिए जो चुपचाप प्रतिमा में कैद है और शांत है, वो कुछ बोलता नहीं है, लाठी भी नहीं चलाता। लाठी भी जो आपने हाथ में थमा दी, पकड़ी हुई है। जिसका चश्मा भी कोई चुरा के ले जाता है प्रतिमा से तो वो मना नहीं करता, ले जाना है ले जाओ। ऐसे राष्ट्रपिता के नाम को लेकर बवाल हो रहा है। अब गाय अगर राष्ट्रमाता हो जाएगी तो गांव गांव में क्या होगा? क्या जो चमड़ा निकालने का काम करते हैं वो गाय का चमड़ा निकाल सकेंगे? क्या उसकी हड्डियां शक्कर कारखानों में जा सकेंगी, जहां पर की हड्डियों से शक्कर को फिल्टर करते हैं, साफ करते हैं? क्या वहां जा सकेगी हड्डियां? क्या उसका सींग, उसका खुर ये किसी काम आ सकेगा? क्या होगा? ये सवाल मुझको परेशान करते हैं। अगर राष्ट्रमाता आप बना देंगे तो राष्ट्रमाता के बदन के हिस्से आप कैसे निकाल सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी समस्या आएगी। भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसका क्या होगा? जिसमें कुछ लोग चमड़ा निकाल कर काम करते थे, उसका क्या होगा? ये एक सवाल उठता है। दूसरा सवाल मुझको ये भी लगता है कि गाय का दूध हम कैसे निकालेंगे? क्या आप राष्ट्रमाता का दूध निकाल सकते हैं?
क्या ये अच्छा लगेगा सुनने में कि राष्ट्रमाता का दूध निकाला जा रहा है, उसको दुहा जा रहा है, और राष्ट्रमाता की असली संतान जो है बछड़ा बछिया, ये लोग भूखे खड़े हुए हैं उसके आसपास, और उनको हटा के राष्ट्रमाता का दूध निकालकर इंसानों की औलादों को पीने के लिए बेचा जाए। क्या ये ठीक होगा? क्या ये राष्ट्रमाता के सम्मान के लायक होगा? मुझको लगता है कि अभी मुक्तेश्वरानंद अगर दूध पीते होंगे या घी खाते होंगे तो वो कहाँ से आएगा दूध? क्या वो भैंस का दूध पीना शुरू कर देंगे? या राष्ट्रमाता को उसकी अपनी संतानों को भूखा रख के दूहा जाएगा? क्या होगा? राष्ट्रमाता का दूध निकाला जाएगा? नहीं निकाला जाएगा? अगर आप डेयरी चलाना बंद कर देंगे कि राष्ट्रमाता का दूध नहीं बेचा जा सकता, ठीक वैसे ही जैसे कि राष्ट्रीय पक्षी मोर के पंख नहीं बेचे जा सकते, चाहे वो मोर के पंख अपने आप भी जंगल में क्यों न गिर गए हों, उनको नहीं बेचा जा सकता। मोर का शिकार अगर कोई करते हैं तो लंबी चौड़ी कैद है उस पे। राष्ट्रमाता बनाना ठीक है, लेकिन हम एक राष्ट्रपिता बना के देख चुके हैं कि आज क्या हालत हो रही है। आज कंगना रनौत, यानी तमाम लोगों में से कंगना रनौत गांधी का अपमान कर रही है, और गांधी का अपमान करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम का इस्तेमाल कर रही है, मानो कि शास्त्री जो हैं गांधी विरोधी रहे हों या गांधी के साथ उनका कोई ईर्ष्या का संबंध रहा हो। तो जब एक राष्ट्रपिता को बना के हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आज गांधी का चमड़ा, गांधी की हड्डी, गांधी का उनके नाखून, इनमें से किसी का कोई इस्तेमाल नहीं है, जा चुके हैं, वो पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं। लेकिन गाय तो हकीकत है। मैं मेरे घर के सामने से अगर गाय को भगाऊंगा कि मेरी कार खड़ी रहने की जगह है, मोटरसाइकिल खड़ी रहने की जगह है, वहाँ पे गाय बैठी है तो मैं भगाऊंगा, तो राष्ट्रमाता को छाया से हटाने का कोई जुर्म तय होगा? क्या होगा? लोगों के घरों के आसपास राष्ट्रमाता की जितनी संतानें घूमती हैं, सांड घूमते रहते हैं, तो राष्ट्रमाता के बेटे का अपमान, उसको भगाना, क्या होगा इसका? कल के दिन ये मांग कहाँ तक जाएगी, ये समझने की ज़रूरत है। मुझको ध्यान है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में गाय, गोवंश पूरा का पूरा, गाय, बछड़ा, बछिया, बैल, सांड, इन सब का अपना एक उपयोग होता था। सांड जो हैं गायों को गाभिन करने के काम आते थे। सरकारी सांड भी रहते थे, जो सरकारी प्रजनन केंद्र हैं वहाँ पे गायों को गर्भवती करने के लिए उनको लेके आया जाता है। उनके साथ सांड का शारीरिक संपर्क होता है, गाय गर्भवती होती है, उसको लेके जाते हैं। अच्छी नस्ल का माने जाने वाले सांड से गाय को गर्भवती करवाते हैं, उसके वीर्य का भी उपयोग करके गाय को गर्भवती करवाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आप गाय को लेके जाएंगे कृत्रिम गर्भाधान केंद्र सरकार का, वहाँ पे कोई कहेगा कि मैं राष्ट्रमाता को लेके आया हूँ, गर्भवती करवाना है सांड से, लोग कैसा लेंगे? धार्मिक भावनाएं आहत होंगी या नहीं होंगी? मेरे मन में कोई धार्मिक भावना नहीं है, मेरे मन में अपनी शाकाहारी भावनाएं हैं, तो मैं गाय को बचाने के पक्ष में हूँ, ठीक उतना ही जितना मैं बकरी को, भैंस को, मछली को, मुर्गी को, सभी को बचाने के पक्ष में हूँ। लेकिन सवाल मेरा नहीं है, मैं तो तर्क संगत व्यक्ति हूँ, मैं तो विज्ञान सम्मत बात भी कर लूँगा। लेकिन जो लोग राष्ट्रमाता मानना शुरू कर देंगे, राष्ट्रमाता का दर्जा मान लीजिए कल मिल भी गया, मोदी सरकार को हो सकता है बात ठीक लगे, अगले किसी चुनाव के पहले घोषणा भी कर दे कि गाय अब राष्ट्रमाता। क्या क्या होगा? गाय की औलादों का क्या होगा? राष्ट्रमाता की औलादों का क्या होगा? अभी मैं देखता हूँ छत्तीसगढ़ में कहीं कुछ बहुत ही प्राचीन जो आदिवासी जातियां हैं, जिनको कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहा गया है, पुत्री तो मानते ही नहीं है इंसान, दत्तक पुत्र कहा जाता है, पहाड़ी कोरवा, इस तरह की कुछ एक जातियों को, उनकी तकलीफ अगर कोई रहती है, इलाज नहीं है, पानी नहीं है, तो अखबार की अच्छी सुर्खी बनती है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों का हाल बदहाल, ऐसी सुर्खी बनती है।
कल के दिन क्या होगा? राष्ट्रमाता की औलाद भूखी मर रही है तो कितना खिलाएंगे? सांड को भी खिलाएंगे, बैल को भी खिलाएंगे, किसको खिलाएंगे? एक समय ऐसा था कि किसान के बैल बूढ़े हो जाते थे तो 2 बैल बेच देता था, कुछ पैसा मिला लेता था, फिर एक बैल जोड़ी ले लेता था नया। जो खरीदते थे बैल को वो क्या करते थे उसको वो जाने। किसान अपने हाथ से किसी गाय बैल को नहीं काटते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि राष्ट्रमाता बनाने के बाद ये सिलसिला जाएगा कहाँ तक? अभी तो हमने देखा हुआ है कि वृद्धाश्रम में माँ को छोड़ के आ जाते हैं, बाप को छोड़ के आ जाते हैं। कहाँ तक पहुँचेगा ये सिलसिला? क्या सरकार के ऊपर ही आएगा गाय को पालना, सांड बैल सबको पालना बूढ़ा होने पे? और चूंकि राष्ट्रमाता होने के बाद पूरे गोवंश का कटना वैसे भी बंद हो जाएगा, तो क्या होगा? इनके ऊपर का खर्च आएगा कहाँ से? आज तो एक परिवार को 5 किलो अनाज हर महीने देकर सरकार 80 करोड़ लोगों को जिंदा रख रही है, इंसानों को। क्या होगा? गायों को अगर, गोवंश को अगर बैठा कर खिलाना पड़ेगा बुढ़ापे में, और तो कोई काम रहेगा नहीं। सांड को वैसे भी आप कहीं जोत नहीं सकते, बैल जुतने लायक रहेंगे नहीं, हल को खींच नहीं पाएंगे, गाय से दूध नहीं मिलेगा, तो ऐसी राष्ट्रमाता किस काम की रह जाएगी? तो होगा क्या? आज जो भावना गाय को राष्ट्रमाता बनाने पर आमादा है, ये तो और आक्रामक हो जाएगी। राष्ट्रमाता गाय के बनने के बाद इस भावना पे और धार हो जाएगी। जैसा चाकू छुरी धार करने वाले धार कर देते हैं ना, ऐसा धार हो जाएगी इस भावना पे। क्या होगा उसके बाद? बड़ी समस्या आके खड़ी हो सकती है। मैं खिलाफ नहीं हूं, मैंने तो राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात की थी, लेकिन राष्ट्रीय पशु को तो आप कसाई घर भेज भी सकते हो। गाय का क्या होगा? अगर राष्ट्रमाता बन जाएगी तो इसको तो आप कहीं भी नहीं भेज पाओगे। खिलाएंगे कौन? क्या यही सरकारें खिलाएंगी जिनके पास आज भी पैसे का टोटा पड़ रहा है, पैसा कम पड़ रहा है? क्या यही सरकारें खिलाएंगी? क्या किया जाएगा? आप सोच के देखिए। राष्ट्रमाता बनाने का ये बीड़ा उठाया है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने। अच्छी बात है, आप उठाओ बीड़ा, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत की कृषि अर्थव्यवस्था, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, भारत की पशु अर्थव्यवस्था, इसमें ये मांग, ये दर्जा, ये गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा इस अर्थव्यवस्था को किस तरह से प्रभावित करेगा? आप सोच के देखिएगा। अभी जहाँ जहाँ धार्मिक भावनाएं रहती हैं वहाँ कई तरह की परेशानियां खड़ी हो रही हैं। तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। आप गांधी से राष्ट्रपिता हटा ही दो, कोई बुराई नहीं है उसमें। कांग्रेस को बुरा लग सकता है या कांग्रेस बुरा लगने का नाटक कर सकती है। मेरी गांधी को लेके मेरी सोच जो है उसमें राष्ट्रपिता के दर्जे का कोई महत्व नहीं है। गांधी का सम्मान मेरे मन में उस दर्जे के पहले से है और बाद में भी रहेगा, हटने के बाद भी रहेगा। आप बेशक हटा दो। वैसे भी गांधी का अपमान चारों तरफ हो रहा है। आपने देखा होगा ना, एक कोई भगवा कपड़ा पहनी हुई एक कोई नाम के पहले साध्वी लिखती है, है कि नहीं मुझको नहीं मालूम, वो गांधी की तस्वीर के ऊपर गोलियां चलाती है, उसकी बड़ी वाहवाही होती है। ध्यान है ना आपको? असल में भी यही हुआ था, उसी का नाटक कर रही है वो महिला। असल में भी गांधी को जाके प्रणाम करने के नाम पे गोलियां मारी थी नाथूराम गोडसे ने, याद है ना आपको? तो अब सवाल यह है कि गाय को अगर राष्ट्रमाता बना देंगे तो असल जिंदगी में कैसे कैसी दिक्कत होगी। क्या गाय का दूध जो है राष्ट्रमाता का दूध कहते हुए उतने आसानी से निकाला जा सकेगा? या राष्ट्रमाता का पहला हक रहेगा अपने बच्चों को पेट भर दूध पिलाना? अब अगर राष्ट्रमाता अपने ही बच्चों को पहले पेट भर दूध पिलाएगी तो कौन से डेयरी वाले उसको पालेंगे? कौन से डेयरी वाले होंगे जो 1.5 लीटर दूध मिलने पे गाय को सुबह शाम 20 किलो खिलाएंगे? कौन होंगे ऐसे? क्या होगा गाय का?
आज गाय का गोबर मिल रहा है, क्या कुछ पंचगव्य कहते हैं, कुछ कहते हैं लोग, मुझको तो नहीं मालूम है। गोमूत्र है, गोबर है, इसको लेकर तरह तरह की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। पालेंगे कौन गाय को? अगर राष्ट्रमाता का इतना हक करार दिया जाएगा कि वो अपने बच्चों को पेट भर दूध पिला दे, इतना तो होना चाहिए ना, कि राष्ट्रमाता अपने बच्चों को पेट भर दूध पिला दे। उनके पेट भर दूध पीने के बाद क्या बचेगा बेचने के लिए? तो लोग पालना ही बंद कर देंगे ऐसी राष्ट्रमाता को। ये सब बवाल को सोच लीजिएगा कि क्या होने जा रहा है। गांधी का राष्ट्रपिता तो आप हटा दीजिए, कंगना रनौत को पसंद नहीं है, मैं उनके साथ हूँ, आप हटा दीजिए। कंगना रनौत ने कहा है, मुझको अभी ध्यान नहीं पड़ रहा है कि उनकी पार्टी ने कोई खंडन किया है कि नहीं किया है। लेकिन राष्ट्रमाता गाय को राष्ट्रमाता बनाने के पहले याद रखिएगा कि इससे जो दिक्कतें आएगी उसको सोच लीजिएगा। राष्ट्रमाता को एक बाड़ा बना के मरने के लिए छोड़ दिया जाए, जैसा कि छत्तीसगढ़ में हम पिछले 10 बरस में, भाजपा की सरकार थी तब भी, कांग्रेस की सरकार थी तब भी, थोक में गायों को भूखे और बीमार मरते हुए हम देख चुके हैं, जिनको सरकारी अनुदान मिलता है ऐसी गौशालाओं में। थोक में हम सड़कों पे कुचल के मारे जाते देख चुके हैं, क्योंकि उनके लिए किसी बाड़े का इंतजाम नहीं किया गया था। बाड़े का इंतजाम जहाँ होता है वहाँ भूख से मरती हैं, बाड़े का इंतजाम जहाँ नहीं होता है वो सड़क पे मरती हैं। मरना उसको हर हाल में है। तो ऐसे में राष्ट्रमाता बना के अपने लिए और कितनी परेशानी खड़ी करोगे इंसान। भावना आपकी अच्छी है, बना लो राष्ट्रमाता, रखो अपने घर ले जाकर। कितना खर्च करोगे उसके ऊपर? सरकार और समाज के ऊपर इतना खर्च अगर डालोगे तो फिर विकास कामों के लिए, जन कल्याण के कामों के लिए, सबके लिए पैसा कम पड़ेगा, क्योंकि काटना है नहीं उसको। राष्ट्रमाता बनने के बाद तो फिर बीफ एक्सपोर्ट वगैरह सब गिर जाएगा, कंपनियों का दिवाला निकल जाएगा। सोच के देखिएगा इस पूरे बारे में। राष्ट्रमाता बनाने का नारा अच्छा है। कांग्रेस के करीबी माने जाने वाले शंकराचार्य जो हैं, अविमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने लगाया है, अभियान छेड़ा हुआ है पूरे देश में घूमकर। अच्छा है अभियान, लेकिन गाय के राष्ट्रमाता बनने के बाद आप उस गाय के साथ कहाँ खड़े रहेंगे ये सोच लीजिए। आप उसको बचाने के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके राजकीय सम्मान के लिए आप क्या करेंगे ये सोच लीजिए। फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगा है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी में लिखिएगा आपको ये बातें कैसी लगी और गाय के लिए आप क्या क्या करने को तैयार रहोगे अगर उसको राष्ट्रमाता बना दिया जाएगा तो। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, सड़कों पे एक्सीडेंट में गाय मारी जाती हैं, इंसान भी मारे जाते हैं। जो सड़कों पे गायें बैठी रहती हैं, भैंस बैठी रहती हैं, उनसे टकराकर इंसान भी मारे जाते हैं। ऐसे में हेलमेट आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। तो दोपहियों पे चलने वाले जितने भी लोग हैं उनको हेलमेट लगा कर रखना चाहिए। हेलमेट उनकी ज़िंदगी बचा सकता है। हेलमेट सरकार के लिए जुर्माना जुटाने को नहीं बनाए गए हैं। हेलमेट को सिर पर पहन के ही दोपहिया चलाने की शर्त इसलिए रखी गई है कि सरकार को, केंद्र सरकार को, मोटर व्हीकल एक्ट बनाने वाली सरकार को, बहुत पहले से चले आ रहा है, कौन सी सरकार थी मुझको नहीं मालूम, वो चाहती है आपका सिर सलामत रहे ताकि आप अगला वोट डालने जा सकें। तो किसी सरकार ने ये हेलमेट न लगाने पे जुर्माने की व्यवस्था की है। आप इससे खुश मत होइए कि पुलिस की नज़र बचा के आप गलियों से निकल के चले जाते हैं। जब सड़क पर एक्सीडेंट होता है तो लोगों का सिर तरबूज की तरह फटता है। अपने सिर को बचा कर रखिए, अपने परिवार के पास जिंदा लौटिए, साबुत लौटिए, हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए। फिर मिलेंगे।